गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपना था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहले अपन ने जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स थे, ये अपन ने टैली कर लिया था। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है उनकी क्या इम्पोर्टेंसी है। तो सिग्निफिकेंस के लीजिए या इम्पोर्टेंस के लिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हेनरी फयोल ने, AFW टेलर ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए थे, अगर कोई भी कंपनी उन सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है तो इससे कंपनी को या कंपनी से रिलेटेड जितनी भी पार्टियां हैं उनको क्या क्या बेनिफिट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ वेरी नेसेसरी। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उनको पूरी तरह से समझना ये बहुत ही नेसेसरी है। एंड हेल्पफुल फॉर मैनेजर एज दीज प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्टिविटीज़। अब उस कंपनी के अंदर जो मैनेजर वर्क करता है वो जो भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ करता है उस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने में ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, उसको गाइडलाइन करते हैं। यानी इन प्रिंसिपल्स की वजह से मैनेजर क्या कर सकता है, अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। बाय प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स मैनेजर कैन अवॉइड वेरियस मिस्टेक, यानी इन प्रिंसिपल को यूज़ करके मैनेजर कई प्रकार की जो मिस्टेक्स हो सकता है वो कर दे, उसको अवॉइड कर सकता है। कई बार क्या होती है, मैनेजर से मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर वो इस प्रिंसिपल उसको टैली कर ले, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर ले प्रिंसिपल को, तो फिर वो उससे होने वाली कई मिस्टेक से वो क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है उसको। वाइल डीलिंग विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ख़ास तौर पर कब, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से क्या करे, डील करे। डीलिंग का मतलब लेन देन करे। अगर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं अगर उनसे किसी प्रकार का डील करता है और वो ये चाहता है कि मेरे इस डीलिंग में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज़ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब प्रिंसिपल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंसी क्यों है, तो उसके कई रीजन्स दे रखे हैं कि इन रीजन्स की वजह से प्रिंसिपल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंसी है। जैसे फर्स्ट, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, वास्तविकता में उपयोगी निरीक्षण वाले जो मैनेजर होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। हर कंपनी चाहती है कि मेरे यहाँ पर ऐसा मैनेजर हो जो अच्छी तरह से क्या करे, निरीक्षण करे, इंसाइट करे, रियल और वास्तविकता में उपयोगी निरीक्षण करें, एक अच्छा ऑब्जर्व करें, तो ऐसा प्रिंसिपल प्रोवाइड करवाता है। तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स यानी मैनेजर्स को प्रोवाइड करवाना किस चीज़ में, विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी, वास्तविकता में उपयोगी निरीक्षण के अंदर। तो एक अच्छा मैनेजर जो है वो कंपनी के अंदर वास्तव में यानी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन तभी करेगा जब वो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो देखिए इसकी लैंग्वेज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर। अब मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश का कार्य करते हैं, गाइडलाइन का कार्य करते हैं। कौन, प्रिंसिपल मैनेजमेंट, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। दीज प्रिंसिपल्स इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स। अब जो ये प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं, मैनेजर्स की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मैनेजर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ तक कि मैनेजर्स की अंडरस्टैंडिंग में भी इम्प्रूव करते हैं। अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन, कई जो मैनेजरियल सिचुएशन आती है उसको समझने में, उसको जानने में ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। The effect of these principles help the managers to learn from their mistakes। अगर कोई भी मैनेजर इन प्रिंसिपलों को अच्छी तरह से स्टडी कर लेता है तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स अपनी मिस्टेक से कई चीज़ें सीख जाता है।
यानी जो मैनेजर होता है वो मिस्टेक करता है, अब उस मिस्टेक से वो आगे चल के कई चीज़ें सीख जाता है, लेकिन कब, जब वो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है। तो जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर के एक तरह से गाइडलाइन कर रहे हैं, एक तरह से उसकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि वो किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करे, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक से सीखे। These principles guide managers to take right decision at the right time। ये जो प्रिंसिपल हैं ये मैनेजर को सही टाइम पर सही डिसीजन लेने में भी क्या करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं, गाइड करते हैं। तो जो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये मैनेजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर कोई भी मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेता है, इनको अच्छी तरह से समझ लेता है, तो वो कई प्रकार के मिस्टेक से बच सकता है और सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकता है ना। इससे उसकी नॉलेज इंप्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और एबिलिटी इंप्रूव होती है। तो कुल मिला के ये है कि अगर मैनेजमेंट प्रिंसिपल को स्टडी कर लिया जाए तो एक अच्छा मैनेजर आपको मिल सकता है। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट का फर्स्ट सिग्निफिकेंस ये है कि इसको स्टडी करके जो मैनेजर्स है वो अपने आप में एक एफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी एक कंपनी के अंदर बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, है ना, और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी उसका रिसोर्स वेस्टेज नहीं जाए, क्योंकि रिसोर्स का जितना ज़्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा कॉस्ट उतनी ही रीजनेबल आएगी। कॉस्ट जितनी कम आएगी, जितनी मिनिमाइज कॉस्ट आएगी, सेल्स उतनी ही इंक्रीज होगी, सेल्स जितनी इंक्रीज होगी प्रोडक्शन उतना ही बढ़ेगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्रॉफिट उतना ही होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा गुडविल उतनी ही होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रोथ करेगी, एक्सपेंशन करेगी। इसीलिए रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी, और ये किसकी वजह से होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से होता है। देखिए, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मेन ह्यूमन पर्सन हुआ, ह्यूमन पर्सन भी एक कौन है, रिसोर्स है। मटेरियल्स हुए, मटेरियल्स भी क्या है, रिसोर्स है। अब उन ह्यूमन रिसोर्स का, मटेरियल रिसोर्स का क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ना। तो इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, इंसिस्ट यानी जोर देते हैं किस पर, प्लान एक्टिविटीज़ एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं उनका सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ करें। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लान एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो जब आप प्लान एक्टिविटीज़ बनाओगे ना, तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको उसमें हेल्प करेंगे। प्रिंसिपल्स आर डिजाइन्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्स। अब जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स और अदर रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो प्रिंसिपल आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, यानी यही प्रिंसिपल होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट को बनाए रखते हैं। किस, कब, फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्स, दूसरे रिसोर्स और ह्यूमन एफर्ट्स से। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट तभी अचीव कर पाएगी जब वो ह्यूमन एफर्ट्स का और अदर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेगी, और वो यूटिलाइजेशन तभी कर पाएगी जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर कर आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्स है उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, है ना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए एक प्लान एक्टिविटीज़ बनानी पड़ेगी, और प्लान एक्टिविटी बनाते समय आप प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब देखो ये एग्जांपल दे रखा है आपको। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स। अब जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल ने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि जितने भी अनयूजफुल मूवमेंट है, वेस्टफुल मूवमेंट है, आप उसको क्या कर दो, कट डाउन कर दो, यानी रिमूव कर दो, है ना। भाई कोई भी आपको लग रहा है, जब आप नोटिस करते हो और आपको लगे कि एम्प्लॉयज़ की ये एक्टिविटीज़ हमारे लिए वेस्टफुल हो, तो आप उन एक्टिविटीज़ को क्या कर दो, कट डाउन कर दो, हटा दो। एंड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ए टास्क, और किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं आप उससे कह दो भाई इतने टाइम के अंदर मुझे इतना वर्क चाहिए। तो वो वर्क तो क्या हो गया, टास्क हो गया, और टाइम क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम। तो एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए आप स्टैंडर्ड टाइम क्या कर दो, डिसाइड कर दो।
बाय सेविंग टाइम एनर्जी एंड इफोर्ट एक्टिविटीज़ कैन बी मेड इकोनॉमिकल एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इस आप टाइम को सेविंग कर और एनर्जी एंड इफोर्ट एक्टिविटीज़ को बनाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकते हैं और मैक्सिमम रिसोर्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल फॉलो करके आप एक कंपनी के अंदर जो रिसोर्स होते हैं उनको आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि आप क्या करोगे, टास्क को पूरा कर लोगे सही समय पर, है ना, और इकोनॉमिकल रूप से अप होंगे। तो ये बेनिफिट है। तो दो हो गए, एक तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करता है, एक अच्छे मैनेजर्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। दूसरा, रिसोर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन। तीसरा पॉइंट क्या है, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। अब किसी भी कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं, हालांकि जो मैनेजर्स होते हैं टॉप लेवल के होते हैं, तो इनको एक दिन के अंदर कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे। मैनेजर्स को प्रत्येक दिन बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल, अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं ये क्या करते हैं, मैनेजर्स को इस तरह से इनेबल करते हैं, इस तरह से योग्य बनाते हैं जिससे कि वो कई प्रॉब्लम को क्या कर सके, सिस्टमेटिकली रूप से और साइंटिफिकली रूप से उसका सोल्यूशन कर सके। यानी जो मैनेजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली रूप से करना चाहिए। इसके लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टडी करके मैनेजर्स क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली रूप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलर्स प्रिंसिपल ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। अब जो टेलर्स का जो प्रिंसिपल था, रूल ऑफ थंब, उसने क्या बताया कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, है ना, तो आप रूल ऑफ थंब की जगह साइंटिफिक अप्रोच से उस डिसीजन को लेने की कोशिश करो। कोई भी आप डिसीजन लेते हो तो आप ये मत सोचो कि हमारे दादा परदादा भी ऐसे डिसीजन लेते थे और आप भी उसी तरह ले रहे हो। हाँ, रूल ऑफ थंब को यूज मत करो, साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करो। आप साइंटिफिक रूप से देखो कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो इसके क्या रिजल्ट होंगे, है ना, क्या रीजन है, तो रीजन्स को देखो, उसके रिजल्ट को देखो, तब जाके आप डिसीजन लो। नेक्स्ट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट यानी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना बिजनेस है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, और एनवायरनमेंट जो है वो फिक्सेशन नहीं है बल्कि क्या है, चेंजिंग है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। मीटिंग मीन्स पूरा करना, तो अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट यानी परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना, बदलते हुए एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो आप प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करके क्या कर सकते हो, चेंजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए, एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस। एवरी बिजनेसमैन, हर प्रत्येक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू मेक चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना पड़ता है, बिजनेसमैन को चेंजेस करना पड़ता है, ऑफिशियली करना भी पड़ेगा। जो बिजनेसमैन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है वो कभी भी आगे चलकर सक्सेस नहीं होता है। अगर कोई भी बिजनेस में नहीं चाहता कि मैं आगे चलकर सक्सेस करूं, ग्रोथ हूं, है ना, एक्सपेंशन करूं, तो उसको बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डायरेक्शन। अब जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, किस चीज़ के अंदर, इम्प्लीमेंटिंग द चेंज यानी चेंजेस को अपनाने में, इम्प्लीमेंट करने में, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में, एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन में सही लेवल पर सही डायरेक्शन में चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताते हैं कि मैनेजर्स को किस तरह से चेंजेस करना चाहिए, किस डायरेक्शन में किस लेवल पर चेंजेस करना चाहिए। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जब पूरी तरह स्टडी कर लेते हैं तो वो ये जान जाते हैं कि मुझे किस तरह से उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना है, किस दिशा में करना है। ऑल्दो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव एंड जनरल गाइडलाइन, हालांकि जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते हैं ये एक तरह से जनरल गाइडलाइन होते हैं, येट बाय मॉडिफाइंग दीज प्रिंसिपल चेंज कैन बी मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन प्रिंसिपल को फॉलो करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजर्स को बताते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में इस तरह का चेंजेस आ जाए तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से चेंज करना है। तो ये उनको राइट डायरेक्शन बताते हैं मैनेजर्स को गाइडलाइन करते हैं कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाए तो आपको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ेगा और वो चेंजेस आप इस तरह से कर सकते हो। तो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ये क्या करते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। फर्स्ट था प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी रियलिटी में ऐसे मैनेजर प्रोवाइड हो जो क्या कर सके, एक अच्छा ऑब्जर्व कर सके, इंसाइट कर सके, तो ये प्रोवाइड करवाते हैं अपन को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि मेरे रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के द्वारा जो मैनेजर्स हैं वही जान जाते हैं कि किस तरह से रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो वो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो मैनेजर्स को गाइड करते रहते हैं। साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के द्वारा जो मैनेजर्स होते हैं वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो साइंटिफिक रूप से लेते हैं। यानी आप पहले के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अपने मन से डिसीजन लेते थे, है ना, रूल ऑफ थंब के थ्रू डिसीजन लेते थे। लेकिन आज के रूल ऑफ थंब का ज़माना खत्म हो गया, आजकल साइंटिफिक डिसीजन लेना है आपका। तो ये प्रिंसिपल मैनेजर क्या करते हैं, साइंटिफिक डिसीजन में लेने में हेल्प करते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर किसी प्रकार चेंजेस आता है तो आप उस चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करो। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो इसमें भी आपको प्रिंसिपल मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो सब क्या है, एक पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हर कंपनी चाहती है कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो इफेक्टिव हो, है ना। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी होगा जब आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज़ करोगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होते हैं वो टॉप लेवल के अंदर ही आते हैं मानो। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान्स एंड पॉलिसी आर फॉर्म। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करने पड़ते हैं, कई प्रकार के प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है। जो टॉप लेवल होते हैं, प्लान्स कौन तैयार करता है, टॉप लेवल करता है। पॉलिसीज़ कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है। टॉप लेवल का काम क्या हो गया, पॉलिसीज़ तैयार करना, प्लान्स तैयार करना। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं, उन जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं ना, उनके अंदर गाइडलाइन करते हैं। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को गाइडलाइन, दिशा निर्देश बताते हैं कि इस तरीके से आप पॉलिसियाँ बनाओ, इससे आपकी जो वर्किंग है वो सिस्टमेटिक चलेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्किंग को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं, पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, ये उन प्लान्स को, पॉलिसीज़ को बनाने में क्या करते हैं, गाइडलाइन करते हैं। अगर कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाएगा ना तो वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और जब प्लान्स और पॉलिसी अच्छी होंगी तो वर्किंग भी क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा। तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड।
स्केलर चेन, ये सब क्या है, प्रिंसिपल है जो आगे आएंगे, है ना। हेनरी फेयोल की प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लीड्स टू सिस्टमेटिक एंड स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर अपन यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, स्केलर चेन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ना, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, जो फंक्शनिंग हो रहे हैं, वो सिस्टमेटिकली ढंग से होंगे और स्मूथली होंगे। एज यूनिटी ऑफ कमांड अवॉइड्स कन्फ्यूजन और मोर प्रोसेस। अब जो यूनिटी ऑफ कमांड है ये क्या करता है, कन्फ्यूजन को दूर करता है। किसकी कन्फ्यूजन को, एम्प्लॉयज़ के कन्फ्यूजन को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो यूनिफाइज द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन कॉमन डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लेके चलता है। एंड स्केलर चेन रिजल्ट इन सिस्टमेटिकली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। और जो स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल ये क्या करता है, जितने भी इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो सिस्टमेटिकली चलाता है। किसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी की इन्फॉर्मेशन देनी है, ये बताता है। सो ऑल दीज प्रिंसिपल डेफिनेटली ब्रिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव हो, एफिशिएंटली हो। तो ये जो प्रिंसिपल है ये लाता है, ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही लाता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टडी करके आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो, एफिशिएंटली बना सकते हो। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक मैनेजर्स की सोशल के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में भी ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन प्रिंसिपल को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर क्या कर सकता है, अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर सकता है। कैसे, देखिए, अ बिजनेस इज़ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। एक बिजनेस जो है वो समाज के द्वारा ही क्रिएट होता है, ठीक है। अ बिजनेस इज़ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी यानी एक बिजनेस जो है वो क्या करता है, समाज को क्रिएट करता है। समाज बिजनेस को क्रिएट कर रहा है ये मानो, और बिजनेस जो होता है वो समाज को क्रिएट करता है। एंड मेक्स यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, और समाज के रिसोर्स को क्या करता है, यूज़ करता है। तो एक जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, समाज का क्रिएट कर रहा है ना, और समाज के रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। तो इसीलिए बिजनेस को क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं वो रिसोर्स कौन से हैं, सोशल रिसोर्स ही हैं। तो जब वो सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को रन कर रहा है, तो फिर तो बिजनेस को भी क्या करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। तो सो इट मस्ट डू समथिंग, उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए फॉर सोसाइटी के लिए। आल्सो बाय परफॉर्मिंग सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बट दीज प्रिंसिपल आल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो न केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गाइडलाइन करता है, बल्कि जो ये प्रिंसिपल है ये मैनेजर को इस चीज़ के लिए भी गाइड करते हैं कि किस तरह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसकी गाइडलाइन भी ये प्रिंसिपल बताते हैं। तो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते हैं ये न केवल मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गाइडलाइन करते हैं, बल्कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह पूरा करना है उसके लिए भी गाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को स्टडी करके जो मैनेजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब कौन से प्रिंसिपल ऐसे हैं जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं, जैसे द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। जैसे फेयर रेम्यूनरेशन का जो प्रिंसिपल है ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन इंसिस्ट, यानी फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल बताता है ऑन एडवोकेट सैलरी टू एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी दो कि वो अपनी
नेसेसरी को, अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर सकें। एंड टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, क्योंकि आपका जो वर्क हो रहा है वो एम्प्लॉयज़ की वजह से हो रहा है। तो इस नाते एम्प्लॉयज़ के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखें एंड उसकी सैलरी को ध्यान में रखें। तो ये हो गया फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ना, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जिनकी वजह से आप ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की स्टडी करके आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे सकते हैं, मैनेजमेंट की एजुकेशन दे सकते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये क्या करता है, साइंटिफिक जजमेंट में और लॉजिकल थिंकिंग पर बल देता है, लॉजिकल थिंकिंग पर और साइंटिफिक जजमेंट पर बल देता है। एज ए रिजल्ट दिस प्रिंसिपल एक्ट एज बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज़। अब जिसका परिणाम क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल हैं ये मैनेजमेंट की स्टडी में डेवलपमेंट करने और रिसर्च करने में हेल्प करते हैं। यानी इन प्रिंसिपल्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की स्टडीज़ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मैनेजमेंट को डेवलप कर सकते हैं। As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge। इस जो प्रिंसिपल हैं ये प्रोवाइड भी करते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च वर्क को पूरा करने में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जनरेट करने में। यानी अगर आप प्रिंसिपल मैनेजमेंट को फॉलो करते हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जनरेट कर सकते हो, है ना, रिसर्च वर्क को आप पूरा कर सकते हो। दे हैव प्रोवाइड न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड बेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं, नए नए आइडिया आपको प्रोवाइड करवाएंगे, नई नई कल्पनाएँ आपको प्रोवाइड करवाएंगे जिसके आधार पर आप रिसर्च कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उस आइडिया की वजह से, उस इमेजिनेशन है, कल्पनाओं के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। अब जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट थ्योरीज की क्या है, कोर यानी सार है। कोर का मतलब निचोड़। अगर आप प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़ लेते हो तो ये मानो कि आपको मैनेजमेंट थ्योरी लगभग आ गई। दिस एक्ट एज बेस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और एजुकेशन का ये बेस है। यानी अगर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को पढ़ लेते हो ना तो आप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ईजी वे में कर सकते हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन आप प्रोवाइड भी करवा सकते हो। प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA आल्सो टीच दिस प्रिंसिपल एज पार्ट ऑफ दियर करिकुलम। यानी अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे BBA हुआ, MBA हुआ, तो ये प्रिंसिपल ही उसके अंदर उनका पार्ट है। BBA, MBA जो है ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट का ही क्या है, पार्ट है। ऑल द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट टेक एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दीज टेस्ट आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ओनली। अब जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है ये क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। तो टेस्ट किस बेस पे लेते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बेस पे ही लेते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के द्वारा जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, रिसर्च करवा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंसी अलग है और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इम्पोर्टेंसी अलग है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल क्यों है, इम्पोर्टेंसी क्यों है, तो ये आपको बताने पड़ेगा। तो ये 7 पॉइंट्स थे। तो ये 7 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना। सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी से आपको आपके जो भी डाउट होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इम्पोर्टेंसी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना चलता है फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे। अब पहले तो अपन फेयोल्स के बारे में देखेंगे। फेयोल्स कौन है, इसका बैकग्राउंड देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। तो बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ फेयोल। हेनरी फेयोल वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। यानी हेनरी फेयोल फ्रांस के अंदर पैदा हुए थे। और कब हुए थे,
1841 यानी 1841 के अंदर ये पैदा हुए थे। कहाँ पे? फ्रांस में। ही गोट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860 यानी 1860 में इन्होंने क्या किया? माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। माइनिंग इंजीनियरिंग यानी जो खान होती है, कोई जैसे हीरो की खान, कोयले की खान, कोई सी भी खान हो, तो उसके अंदर इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन ए कोल माइनिंग कंपनी, और इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया किस रूप में? इंजीनियर की पोस्ट पे। कहाँ पे? इन ए कोल माइनिंग कंपनी, कोयले की खान के अंदर। कब? इन 1888 में। तो 1841 में तो इनका बर्थ हुआ, 1860 में इन्होंने डिग्री ली और 1888 के अंदर ये इंजीनियर बन गए। ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब इनको जिस कंपनी के अंदर ये काम कर रहे थे उस कंपनी ने इनको क्या कर दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया। एट दैट टाइम, उस समय, द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसोलेंसी, और उस समय जो कंपनी थी वो इंसोलेंसी की स्थिति में आ गई थी। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, और इन्होंने क्या करा? उस इंसोलेंसी की चैलेंज को एक्सेप्ट करा। एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन, और मैनेजरियल टेक्निक्स को अप्लाई करके इन्होंने क्या करा? उस कंपनी की सिचुएशन को बाहर लाए। कौन सी सिचुएशन को? इंसोलेंसी, जो कंपनी इंसोलेंसी में आ गई थी, डूबने में आ गई थी, उसको बाहर लेके आए। एंड ही सक्सेस, और सक्सेस भी हुए। When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with strong financial background. और जब ये 30 साल बाद रिटायर हुए तो कंपनी की स्थिति जो थी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। देखो आप, तो इन्होंने मैनेजर टेक्निक्स को अप्लाई करके इस कंपनी को, डूबती हुई कंपनी को बाहर लेके आ गए और उसको एक अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्थिति में पहुंचा दिया। तो ये थे हेनरी फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल कौन थे? कहाँ पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? इन्होंने कौन सी डिग्री ली? डिग्री लेने के बाद कहाँ काम किया? है ना, ये सारी चीज़ें ये। ठीक है, अब आज इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आपको जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, जो उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, आप उसकी रेगुलर स्टडी करते रहिए। देखो, स्टडी करने से आपका माइंड जो है वो कैचअप होता रहेगा, नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी और आपको आगे चलकर ज़्यादा बाहर भी नहीं होगा। रूटीन स्टडी करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़िए, जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप टॉपिक हैंडल करते जाइए। बस अपन को ये नहीं लगे कि ये टॉपिक हार्ड है, ये मेरे समझ में नहीं आया, और ऐसी कोई बात है तो आप डाउट क्लियर करना अपने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।